गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक सुबह 11 बजकर अब 18 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 5 मई 2022। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, अभिनंदन है, स्वागत है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम एंशियंट इंडिया पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राइज ऑफ मगध। और राइज ऑफ मगध में हम पढ़ रहे थे मौर्य डायनेस्टी के बारे में या मौर्य वंश के बारे में, जिसमें मौर्य वंश के शासकों के बारे में हमने कल बात कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट इंस्क्रिप्शंस, तो आज हम बात करेंगे अबाउट इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, यानी कि अशोक के अभिलेखों के बारे में। चलिए जी, लिख लीजिए, इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका या अशोक के अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका या अशोक के अभिलेख लिखेंगे। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। अशोक के अभिलेखों को भारत में प्राचीनतम माना जाता है। अशोक के अभिलेखों को भारत में प्राचीनतम माना जाता है, और जो कि मुख्य रूप से दो लिपियों में, यानी कि ब्रह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। इसके अलावा कुछ यूनानी और आरमेइक लिपि में भी लिखे हुए मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। नोट कीजिए। हाँ, तो भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख कहलाते हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। इसके अलावा ये हमें ग्रीक स्क्रिप्ट यानी कि यूनानी लिपियों में, और सर एक दिन में दो ही क्लास लीजिए प्लीज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इस मन मुराद को पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूनानी और आरमेइक लिपि में भी अशोक के अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं। और ध्यान रखेंगे, 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था।
और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अशोक के अभिलेखों को हम 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या 3 पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले कहलाते हैं अशोक के शिलालेख, यानी कि रॉक एडिक्ट्स, यानी कि स्टोन एडिक्ट्स। पत्थरों पर, रॉक्स पर जो लिखी गई, उत्कीर्ण की गई लिपियां हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, रॉक एडिक्ट्स, यानी कि उन्हें शिलालेख कहा जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख, मैंने आपको बताया था। ऐसे ही दूसरे प्रकार के होते हैं स्तंभ लेख, यानी कि पिलर एडिक्ट्स, जो कि अशोक के द्वारा पत्थरों के स्तंभ बनवाकर, यानी कि पिलर्स बनवाकर उन पर उत्कीर्ण करवाई गई लिपियां हैं। और ध्यान रखेंगे ये भी 2 प्रकार के हैं, एक लघु स्तंभ लेख और एक दीर्घ स्तंभ लेख। और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है जिनको हम केव इंस्क्रिप्शंस कहते हैं या गुफा अभिलेख कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट रॉक एडिक्ट्स, यानी कि शिलालेख। सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के रॉक एडिक्ट्स, यानी कि शिलालेखों के बारे में, और जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ शिलालेख। सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख या वृहत शिलालेख, और आप जानते होंगे जिनकी संख्या कितनी है, 14। अशोक के 14 क्या है, शिलालेख, जिन्हें हम दीर्घ शिलालेख या वृहत शिलालेख कहते हैं। इसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो आपसे शिलालेख का नंबर देकर पूछेंगे उसमें क्या लिखा है, या फिर कोई भी लिखित बात देकर आपसे पूछा जाएगा कि यह अशोक के कौन से दीर्घ शिलालेख में है। तो सबसे पहले लिखेंगे रॉक एडिक्ट 1, यानी कि प्रथम शिलालेख। सारे याद नहीं करने हैं, सारे नहीं याद करने हैं, है ना। इसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं या जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रॉक एडिक्ट 1 या प्रथम शिलालेख। तो आपसे पूछेंगे बताइए अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या लिखा है, या फिर प्रथम शिलालेख में अशोक ने क्या वर्णन करवाया है या क्या कहा है। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इसके तहत पशु हत्या एवं उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया गया। लिखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड फेस्टिवल्स, पशु बलि एवं उत्सवों पर प्रतिबंध। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड फेस्टिवल्स। दूसरी बात, अशोक ने इसी शिलालेख या रॉक एडिक्ट में कहा, लिखेंगे ऑल सिटीजन्स आर लाइक माई चाइल्ड, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। ऑल सिटीजन्स आर लाइक माई चाइल्ड। ऐसी हमें जानकारी मिलती है कि अशोक के शासनकाल से पहले मौर्य काल में, मौर्य वंश में रोज एक हिरन और 2 मोर को मारकर पकाने की प्रथा थी, जिसको अशोक के द्वारा क्या करवाया गया, समाप्त करवा दिया गया। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण की
बात कही गई है किसमें? फर्स्ट रॉक एडिक्ट में या प्रथम शिलालेख में? तो तीन बातें। एक तो पशु बलि पर और उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया गया, अपनी जनता को अपनी संतान के समान बताया अशोक ने, और फिर तीसरा इसने वन्य जीव संरक्षण या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात की। इसके बाद लिखेंगे रॉक एडिक्ट 2। इसके बाद लिखेंगे रॉक एडिक्ट 2 या दूसरा शिलालेख। रॉक एडिक्ट 2 सर मेडिवल इंडिया की टाइम में एक रूरल लाइब्रेरी की सीढ़ी से फिसलकर गिरकर मर गया था मेरे भाई, हुमायूं था वो, मुगल बादशाह हुमायूं। रॉक एडिक्ट 2 दूसरा शिलालेख लिखेंगे, इसमें है जनता के लिए सामाजिक कार्यक्रम यानी कि सोशल प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन, या लिखेंगे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन, जनता के लिए सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम, जनता के लिए सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम। इसके अलावा दूसरा लिखेंगे मानव एवं पशु चिकित्सा, ह्यूमन एंड वेटरिनरी मेडिसिन या मेडिकल फैसिलिटीज। ह्यूमन एंड वेटरिनरी मेडिकल फैसिलिटीज, या हिंदी में लिखेंगे मानव एवं पशु चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है दूसरे शिलालेख से। इसके बाद लिखेंगे स्टोन एडिक्ट 3 तीसरा शिलालेख। स्टोन एडिक्ट 3 या तीसरा शिलालेख, जिसमें है लिखेंगे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स यानी कि ब्राह्मणों को सम्मान। इसमें है रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स या ब्राह्मणों को सम्मान, एंड लिखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एवं महामात्यों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एवं महामात्यों की नियुक्ति। इसके बाद स्टोन एडिक्ट 4 नहीं लिखेंगे, 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखेंगे पांचवा शिलालेख रॉक एडिक्ट 5। इसके बाद लिखेंगे रॉक एडिक्ट 5 या पांचवा शिलालेख। लिखेंगे अशोक के शासनकाल के 14वें वर्ष, अशोक के शासनकाल के 14वें वर्ष धर्म मात्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्मा मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्मा मिनिस्टर्स इन द 14th ईयर ऑफ द रूलिंग पीरियड ऑफ अशोका। अशोक के शासनकाल के 14वें वर्ष धर्म मात्यों की या धर्म मंत्रियों की नियुक्ति। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट होता है, लिखेंगे रॉक एडिक्ट 7 सातवां शिलालेख। रॉक एडिक्ट 7 या सातवां शिलालेख। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा
ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। ब्रैकेट में लिखेंगे लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, या ब्रैकेट में लिखेंगे लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। और इसमें क्या है? इसमें है, लिखेंगे कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। अगला इंपॉर्टेंट होता है, लिखेंगे रॉक एडिक्ट 11, 11वां शिलालेख। स्टोन एडिक्ट या रॉक एडिक्ट 11 या 11वां शिलालेख। और 11वें शिलालेख में क्या है? लिखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्मा विक्ट्रीज ऑफ अशोका, अशोक की धर्म विजयों का वर्णन। हाँ जी, रॉक एडिक्ट 11 यानी कि शिलालेख 11, 11वां शिलालेख मैंने इसमें बताया। इसमें आप लिखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्मा विक्ट्रीज ऑफ अशोका। हिंदी में लिखेंगे अशोक की धर्म विजयों का वर्णन, अशोक की धर्म विजयों का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्मा विक्ट्रीज ऑफ अशोका, अशोक की धर्म विजयों का वर्णन। इसके बाद लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लिखेंगे रॉक एडिक्ट 13 यानी कि 13वां शिलालेख। रॉक एडिक्ट 13 या 13वां शिलालेख, जिसमें है, लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर यानी कि कलिंग युद्ध का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध का वर्णन, जो किसमें है? रॉक एडिक्ट 13 में या 13वें शिलालेख में। इसके बाद लास्ट लिखेंगे रॉक एडिक्ट 14 या 14वां शिलालेख। रॉक एडिक्ट 14 या 14वां शिलालेख।
लिखेंगे इसमें है इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ, एक धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा। इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा किसमें है? अशोक के 14th रॉक एडिक्ट यानी कि 14वें शिलालेख में। इसके बाद लिखेंगे मिनी रॉक एडिक्ट्स यानी कि लघु शिलालेख। पहले हमने बात की वृहत शिलालेख यानी कि दीर्घ शिलालेखों के बारे में, जिनकी संख्या है 14, और उन 14 में से कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट। अब हम लिखेंगे लघु शिलालेख यानी कि जो मिनी रॉक एडिक्ट हैं किसके? अशोक के। एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले लिखेंगे प्लेस यानी कि स्थल का नाम, उसके बाद वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या जिला। ठीक है। सबसे पहला लिखेंगे रूपनाथ रॉक एडिक्ट यानी कि रूपनाथ शिलालेख, जो कि बेसिकली क्या है? लघु शिलालेख। सबसे पहला लिखेंगे रूपनाथ, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में, जो कि है मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश के कहां पर? लिखिए जबलपुर में। और ये तो आप सब जानते ही होंगे भाई, जबलपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा, अगला लिखिए गुर्जरा। गुर्जरा भी मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में है गुर्जरा। अगला लिखेंगे सहसाराम। और आप सब जानते हैं भाई, बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है सहसाराम रॉक एडिक्ट या सहसाराम शिलालेख। अगला लिखेंगे भ्रभु या वैराट। भ्रभु या वैराट, जो कहां पर है? राजस्थान के लिखेंगे राजस्थान के जयपुर में, जो है राजस्थान के जयपुर में। अगला लिखिए मास्की। और आपको याद आ गया होगा मास्की और गुर्जरा के बारे में तो हमने कल ही बात की थी कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख से तो हमें अशोक के नाम के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। मास्की जो कि कहां पर है? कर्नाटका में। और कर्नाटका के
रायचूर में लिखेंगे, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। सर ये प्लेस और स्टेट लर्न करने हैं, अगर मैं लिखवाता नहीं तो तुम्हें इस बात से परेशानी होती कि लिखवाओ। अब मैंने लिखवा दिए तो अब तुम्हें इस बात से परेशानी है कि क्या ये लर्न भी करने हैं। भाई मर्जी है आपकी, एग्जाम आपने देना है, मैंने थोड़ी देना है। मैं तो क्लास में केवल वही चीज करवाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी श्रद्धा है, आपको याद करने हैं याद कीजिए, नहीं याद करने तो कोई बात नहीं, तुक्के मार दीजिएगा एग्जाम में जाके। अगला लिखिए, ब्रह्मगिरी। अगला लिखेंगे ब्रह्मगिरी। ये भी कर्नाटका राज्य में है। कर्नाटका के कहां पर? लिखेंगे चित्तल दुर्ग में। कर्नाटका के चित्तल दुर्ग में, कर्नाटका के चित्तल दुर्ग में है ब्रह्मगिरी। एक याद रखिए, गोवी मठ। एक याद रखेंगे, गोवी मठ। गोवी मठ भी कहां पर है? कर्नाटका के कहां पर? मैसूर में। कर्नाटका के मैसूर में है गोवी मठ। अगला लिखिए, अहरौरा। अगला लिखेंगे अहरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। यह है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। एक लिखेंगे राजुल मध्यगिरी। राजुल मध्यगिरी, जो कि है आंध्र प्रदेश में, जो कि है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के करनूल में। और एक और याद रखेंगे लास्ट, एक और, एक और याद रखेंगे जो कहलाता है एरगुड़ी। एरगुड़ी ये भी आंध्र प्रदेश के करनूल में है। ये है अशोक के कुछ लघु शिलालेख। इसके बाद लिखिए पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स या स्तंभ लेख।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृहत स्तंभ लेख यानी कि दीर्घ स्तंभ लेखों के बारे में। सबसे पहला लिखिए मेरठ पिलर। या मेरठ स्तंभ। सबसे पहला लिखेंगे मेरठ पिलर या मेरठ स्तंभ। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं उत्तर प्रदेश में है मेरठ जिला। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मिला था, लेकिन अब ये वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली में। और इसे दिल्ली स्थानांतरित कराने का काम किसने किया था दिल्ली सल्तनत में? फिरोज शाह तुगलक ने। एक लिखेंगे टोपरा पिलर। टोपरा स्तंभ। ये प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था कहां से? ध्यान रखेंगे हरियाणा के अंबाला से। ये हरियाणा के अंबाला से प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान में हरियाणा का यमुनानगर है। लेकिन ये भी अब वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली। और इसे भी दिल्ली स्थानांतरित करवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसे भी फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा स्थानांतरित करवाया गया था। अगला लिखेंगे प्रयाग पिलर। प्रयाग स्तंभ। प्रयाग पिलर या प्रयाग स्तंभ, ध्यान रखेंगे ये प्रयागराज के ही पास कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था। लेकिन अकबर के द्वारा इसे स्थानांतरित करवाया गया कहां पर? इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद के किले में इसे स्थानांतरित करवाया था जलालुद्दीन अकबर ने। इसे कहा जाता है प्रयाग स्तंभ, प्रयाग पिलर। अगला लिखिए लौरिया नंदनगढ़। अगला होता है, अगला होता है लिखेंगे लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ जो कि कहां से मिला? लिखेंगे वेस्ट चंपारण से। बिहार के पश्चिमी चंपारण से प्राप्त हुआ लौरिया नंदनगढ़। और ध्यान रखेंगे इसी पर मयूर की आकृति मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि मयूर से ही इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। अगला ये कहलाता है लौरिया अरेराज स्तंभ। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में ही एक और स्तंभ है जो कहलाता है लौरिया अरेराज स्तंभ। अगला नेक्स्ट लिखिए रामपूरवा स्तंभ या रामपूरवा पिलर। रामपूरवा स्तंभ या रामपूर्व
पिलर, ये भी बिहार से प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये दिल्ली में है। दिल्ली के कहां पर? राष्ट्रपति भवन में। ये वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में है। इसके बाद अगले लिखिए, लघु स्तंभ लेख। इसके बाद लिखिए लघु स्तंभ लेख। किसने किया था ट्रांसफर? अच्छा जी, आपको नहीं पता राष्ट्रपति भवन किस एरा में बना था? भाई ब्रिटिश एरा में बना था राष्ट्रपति भवन, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित करवाया गया। लघु स्तंभ लेख में सबसे पहले लिखेंगे रोमन देई पिलर एडिक्ट। हिंदी में रोमन देई स्तंभ लेख। पहला लिखेंगे रोमन देई पिलर एडिक्ट। रोमन देई स्तंभ लेख जो कहां से प्राप्त हुआ? जो नेपाल के रोमनदेई से प्राप्त हुआ, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसी इसी स्तंभलेख से हमें अशोक की नेपाल यात्रा यानी कि लुम्बिनी यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने लुम्बिनी को जाकर कर मुक्त किया था, कल हमने पढ़ा था। एक लिखेंगे सारनाथ पिलर, सारनाथ स्तंभ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। एक ही सवाल बनता है कि बताइए जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है सारनाथ स्तंभ से, क्योंकि सारनाथ स्तंभ से ही हमें वो चार शेरों वाली आकृति और बीच में अशोक चक्र मिला है। कहां से? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ही समीप सारनाथ से। एक लिखेंगे सांची पिलर, सांची स्तंभ। और इसके अलावा एक लिखेंगे इलाहाबाद पिलर या इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद पिलर या इलाहाबाद स्तंभ। और ध्यान रखेंगे इसी इलाहाबाद पिलर को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। याद है ना, कल ही बताया था, जहां से अशोक की एकमात्र पत्नी कारुवाकी या कौरवकी का हमें क्या मिलता है? डिस्क्रिप्शन मिलता है, उल्लेख मिलता है। नोट कीजिए।
सांची स्तंभ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है भाई सांची स्तंभ। हस्तिनापुर का खनन कब हुआ था? बिहार एसआई में आया था भाई। आप जानते होंगे हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है ना। जो हस्तिनापुर जगह है ना, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, जिसे महाभारत काल का माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका उत्खनन 1950 में किया गया था। अब आपके ऑप्शन में 1950 था या नहीं, ये आप बता दीजिए। 1950 में इसका, या फिर 1950 में भी नहीं, बल्कि 1950 के दशक में इसका उत्खनन हुआ था। अब हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 1950 के दशक का कोई ईयर दिया हो। आप मुझे ऑप्शंस बताइए क्या क्या दिए गए थे, क्योंकि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे वो बीबी लाल हुआ करते थे। तो बीबी लाल के ही संरक्षण में या निदेशन में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। सर आप ये सब नहीं पढ़ाए हस्तिनापुर। बेटे हस्तिनापुर महाभारत से संबंधित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं। ठीक है ना, हमें अपने सिलेबस में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी होती है, महाभारत नहीं पढ़नी होती। और ये अगर आपको लग रहा है कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो आप गलतफहमी में है, ये जीके का क्वेश्चन था। है ना, और इसलिए पूछा गया था क्योंकि अभी, है ना, क्योंकि अभी हाल ही में हस्तिनापुर के उत्खनन को कितना समय हुआ था? 70 साल, 70 ईयर्स। इसलिए वो एग्जाम में पूछ लिया गया, क्योंकि हस्तिनापुर का हड़प्पा सभ्यता से कोई संबंध नहीं है ना। अब देखो इस आदमी ने बताया, ऑप्शन में क्या लिखा था? 1950-52। ऑप्शन में दिया था 1950-52, और 1950-52 अगर ऑप्शन में दिया था, ठीक है, तो 1950-52 के अनुसार, ठीक है, मैंने आपको 1950 बताया ना, तो 1950-52 के अनुसार अब इस बात को कितने साल हो गए हैं? 70 साल। तो यदि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हो, यदि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होता, तो आपको करंट अफेयर्स में ये पढ़ने के लिए जरूर मिलता, है ना, कि हाल ही में हस्तिनापुर, जो कि एक महाभारत काल की साइट मानी जाती है, उसके उत्खनन के 70 वर्ष पूरे हुए हैं, 70 साल। इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया। आप इसको हिस्ट्री का क्वेश्चन समझ रहे हैं, ये तो करंट अफेयर से बना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हड़प्पा सभ्यता में तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और हस्तिनापुर उससे भी ज्यादा पूर्वी स्थल है, या उससे भी ज्यादा पूर्व में है। हस्तिनापुर का हड़प्पा सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। अब आप लोग करंट अफेयर से ही नहीं पढ़ के जाएंगे, तो फिर आप दोष मुझे ही देंगे कि सर आपने ये तो पढ़ाया नहीं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आपको इतिहास में पढ़ना भी नहीं है, घबराइए मत। और सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी नाम की भी कोई चीज होती है। सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स के होते हैं, ठीक है, जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर आए, बोर्ड से देख देख कर छाप लिया, किताब कॉपी भर ली और उसके बाद खत्म कहानी। ऐसे नहीं होती तैयारी। इसके बाद होता है इलाहाबाद स्तंभ, जिसको हम रानी का भी लेख कहते हैं, जो अशोक के लघु स्तंभ लेखों में से एक है। और इसके अलावा एक होते हैं अशोक के केव इंस्क्रिप्शंस, यानी गुफा अभिलेख। तो आप जानते हैं दक्षिणी बिहार के गया के समीप
ही क्या है? बराबर केव्स। या बराबर की गुफाएं। बराबर केव्स या बराबर की गुफाएं। सर मेरठ स्तंभ कहाँ मिला था? बेटे मेरठ स्तंभ मेरठ में ही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? मेरठ तो जिले का नाम है, उत्तर प्रदेश में जिला है मेरठ। आपको नहीं पता 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी? हाँ जी, तो हम सब जानते हैं बिहार में ही गया के ही समीप बराबर केव्स या बराबर की गुफाएं पाई जाती हैं, जहां से हमें अशोक के शासनकाल के कुछ उत्कीर्ण किए गए क्या मिले हैं? गुफा अभिलेख। सबसे पहली कहलाती है नेग्रोध या सुरामा गुफा। नयग्रोध या निग्रोध। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अशोक के बड़े भाई सुसीम का ही पुत्र हुआ करता था निग्रोध या नयग्रोध। तो नयग्रोध या सुरामा गुफा कहां से मिलती है? बराबर केव्स या बराबर गुफाओं से। एक कहलाती है कर्ण चौपड़ गुफा, और एक कहलाती है विश्व झोपड़ी गुफा। नयग्रोध या सुरामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, जो अशोक के गुफा अभिलेखों में से या केव इंस्क्रिप्शंस में से क्या है? इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। तो दोस्तों यहां पर समाप्त होते हैं अशोक के अभिलेख, और यहीं पर समाप्त होता है मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी, और भाई जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि सर एक दिन में 2 से ज्यादा क्लास ना रखी जाए, तो ठीक है, इस बात का पालन होगा डेफिनेटली। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं कि मैं आपको एक ही दिन में यदि 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, है ना, तो आप जानते हैं कि उसका ड्यूरेशन मेरी क्लास का, है ना, मैक्सिमम 1 घंटा होता है। मैं 1 घंटे से ज्यादा कभी नहीं पढ़ाता एक सब्जेक्ट। तो मुझे लगा था कि आप लोग इतना तो कॉप अप कर लेंगे, इतना तो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करेंगे एक दिन में, है ना, 2 से ज्यादा क्लासेस ना रखी जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।